Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. Welcome to the session. नेक्स्ट हम लोग इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। जीके बेस्ड रीजनिंग जो है उसका सेशन आप लोगों का चल रहा है और जनरल नॉलेज बहुत वाइड है। रीजनिंग के अंदर भी आप लोगों के जनरल नॉलेज के ऊपर प्रश्न हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। और ये आपका सेशन जो है वो जीके बेस्ड रीजनिंग का 8वां सेशन है। बहुत सारी वेराइटीज आप लोगों की जो है वो जीके बेस्ड रीजनिंग के अंदर पूछी जाती। बहुत कुछ आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि अगर आप स्कूल पास आउट करके आए हैं तो इतना तो आपको नॉर्मली आना चाहिए। और बहुत रिसर्च के साथ में ये स्लाइड्स तैयार की गई है। इनमें वो इनपुट रखे गए हैं जिनके ऊपर बार बार प्रश्न आते हैं। आपके मैक्सिमम जो हैं जितनी वेराइटीज कवर होती हैं, जितनी वेराइटीज के ऊपर रीजनिंग के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी वेराइटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं डिजीज और ऑर्गन के ऊपर, यानी कि कौन से अंग की बीमारी को क्या कहा जाता है, ठीक है। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी में वो किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी अगर मेनली अगर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार से है। कई बार हमारे अंगों का ऊपर से नीचे का क्रम या नीचे से ऊपर का क्रम, इस क्रम के आधार पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कई बार हमारे नाखून से लेकर के, उंगलियों से लेकर के, हथेली से लेकर के, पाम से लेकर के और कौनी से लेकर के कंधा, ये भी एक ऑर्डर हो गया। तो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन जो हैं वो किस ऑर्डर में है, अलग अलग अंग किस क्रम में है, इस क्रम के ऊपर आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी ऑर्गन और ऑर्गन में होने वाली बीमारी की एनालॉजी के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। बीमारियों का ऑर्गन के साथ जो संबंध है उसके वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखें, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में सबसे ऊपर आता है हमारे पास में ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का जो आगे वाला हिस्सा आपका है इसको फ्रंटल लॉब कहते हैं, ठीक है। जो बीच में ये हिस्सा आपको यहां दिख रहा है इसको पार्शियल लॉब कहते हैं और पीछे ऑक्यूपिटल लॉब इसको कहा जाता है। और सबसे नीचे की तरफ यहां की तरफ आपके पास में होता है सेरिबेलियम, ठीक है। और जो यहां आपको दिखाई दे रहा है इस हिस्से को कहा जाता है टेम्पोरल लॉब। ये सारे हमारे माइंड के पार्ट्स हैं, ठीक है। लंग्स की अगर बात की जाए तो लंग्स का जो बीच का जॉइंट वाला पोर्शन है इसको कार्निया कहा जाता है। ये जो ट्यूब जा रही है इसको ट्रैकिया कहा जाता है। और ये जो यहाँ पे लंग के अंदर कनेक्टेड ट्यूब हमारे पास में है इसको ब्रोंकस कहते हैं। ये सारे टर्म एग्जाम में आ चुके हैं, रीजनिंग के अंदर आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो ये जो यहाँ पे लंग्स को दिखा रखा, लंग्स बॉडी में यहाँ पे होंगे आपकी छाती पे, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी है एक तरीके से। यहाँ जो ब्लू कलर में आपको डिजाइन करके ट्यूब दिखाई गई है। हार्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो ट्यूब यहाँ पे है आयोटा है। सुपीरियर वेना केवा जो है वो हमारे पास में ब्लू स्टेप जो दिखा रखी है आपको, ये है हमारे पास में, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा नीचे की तरफ आपके पास में होती है हार्ट के अंदर, ठीक है। इधर देखा जाए तो लीवर जो है क्लींस दी ब्लड, यहाँ पे ब्लड को क्लीन करने का काम यहाँ पे करता है, ठीक है। किडनीज की बात करें तो किडनी फिल्टर करती है वेस्ट मटेरियल को। हर ऑर्गन का क्या कार्य है इसके ऊपर सवाल, उस ऑर्गन में कितने तरह की बीमारी होती है इसके ऊपर सवाल आप लोगों से हमेशा पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। ये गाल ब्लेडर हमारे पास में है जो कि लीवर का ही नीचे का पार्ट हमारे पास में हो जाता है। राइट लोब लेफ्ट लोब होते हैं लीवर के अंदर, ठीक है। हार्ट के अंदर हमने देख लिया। स्टमक जो है उसके अंदर एसोफेगस जो है वो स्टमक का ही पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे डुओडेनम हमारे पास में जो है वो इस हिस्से को, लीवर कुछ दिखने में इस प्रकार से होता है, ठीक है। पंप्स ब्लड अराउंड दी बॉडी कौन करता है? हार्ट करता है। हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल कौन करता है? माइंड जो है इसका कंट्रोल सेंटर है। स्टमक जो है वो हमारे पास में हेल्प इन दी ब्रेकेज ऑफ फूड, यानी कि जो खाना आपने खाया है उसको ब्रेक करके और फिर उससे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने और बचे हुए वेस्ट को बॉडी से बाहर की तरफ थ्रो करने में स्टमक का कार्य होता है। इंस्टेंटाइन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है डाइजेशन में, यानी कि खाने को पचाने में मदद करता है। इसमें घूमता घूमता और इसी के अंदर जो है वो पार्टिकल्स में ब्रेक होता होता आपका जाता है, ठीक है।
और इसके जो पार्ट हैं जैसे कि सेसम जो है वो हमारे पास इसका पार्ट है, एनस के थ्रू वेस्ट जो है वो आप लोगों का बाहर निकलता है, ठीक है। अपेंडिक्स जो आपके पास में है। इसी तरीके से किडनी के पार्ट्स की अगर बात करें तो किडनी कनेक्टेड है आपके यूरिनरी ब्लेडर के साथ में, ठीक है। यूरेटर आपके पास में ये जो ट्यूब कनेक्टेड है किडनी के साथ से और यूरिनरी ब्लेडर के बीच में, इसको यूरेटर कहते हैं। लेफ्ट किडनी और राइट किडनी आप यहां पर देख सकते हैं। और किडनी का काम फिल्टर करता है वेस्ट मटेरियल, बॉडी आउट ऑफ द बॉडी फिल्टर करने में हेल्प करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी के अंदर होता है। तो ये हमारे नॉर्मली बीमारी और प्रभावित अंग है, ठीक है। और एकदम ऊपर ऊपर की नॉलेज है, जितनी रीजनिंग के अंदर आप लोगों से एक्सपेक्टेड होती है। और ये सब एक एक चीज जो इस डायग्राम में लिखी गई है, इन सब के ऊपर प्रश्न आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। आ गया अगला जो पार्ट हमारे पास में आ जाता है डिजीजेस और शरीर के अंगों की। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो बीमारी और बीमारी से प्रभावित जो हमारे पास में क्या प्रभावित होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर अंग प्रभावित हो रहा है या कोई सिस्टम पर्टिकुलर प्रभावित हो रहा है, इसके ऊपर हमेशा से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, जिन लोगों को एड्स की बीमारी होती है उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इससे प्रभावित होता है, ठीक है। बॉडी का जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो एड्स की वजह से प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो आपकी है, हमारी बॉडी के अंदर एक जो है इम्यून सिस्टम है, डेली बहुत तरह के वायरसेस आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये उनसे आपकी सुरक्षा करता है। आप बीमार कब पड़ते हो? जिस दिन वो वायरस जीत गया। अटैक तो एक ही दिन में हजारों बार होते हैं आपकी बॉडी पे, अलग अलग वायरसेस अलग अलग डिजीजेस के द्वारा, ठीक है। लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रांग इनफ है, उनसे लड़ रही। जिस दिन वो हारेगी उस दिन आप बीमार पड़ेगा। कोल्ड हो गई मतलब कोल्ड जो है आपकी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र उस टाइम पे हार गया, कुछ दिन आपको कोल्ड से छुटकारा पाना पड़ेगा, प्रतिरक्षा तंत्र फिर से स्ट्रांग होगा और फिर आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी, ठीक है। पीलिया की अगर बात करें तो पीलिया लीवर को अफेक्ट करता है। कौन से अंग को अफेक्ट करेगा? लीवर को। अर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ये सारे प्रश्न मल्टीपल टाइम एक एक चीज के ऊपर, एक एक बीमारी के ऊपर प्रश्न आप लोगों के पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अर्थराइटिस यानी कि जिसे आप गठिया कहते हैं, ये आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस जो है वो आपके लंग्स को यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। मेनिंगिटिस यानी कि मस्तिष्क का वर्ण शोध जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रभावित करता है, ठीक है। अस्थमा जो है वो लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। कार्डिटिस जो है वो हार्ट को प्रभावित करता है। इसमें कार्डी शब्द आ रहा है जो रूट वर्ड है, ठीक है। इससे आप पकड़ सकते हैं हार्ट के लिए कार्डी शब्द जहां भी देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं हार्ट से संबंधित टर्म है, हार्ट से जुड़ी हुई टर्म है, दिल से जुड़ी हुई टर्म है, ठीक है। सिस्टिटिस जो होता है हमारे पास में, ये ब्लेडर यानी कि मूत्राशय से संबंधित बीमारी यहां पर होती है। आ गया नेक्स्ट हम लोग देखें तो कोलिटिस जो है, जिसको हिंदी में ब्रह्मदात्र शोध कहा जाता है, ये इंस्टेंटाइन यानी कि आपकी जो आंतें हैं, आंतों से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। डर्मेटाइटिस जो है वो हमारे पास में स्किन यानी कि त्वचा से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। कैटारेक्ट जो है हमारे पास में आंखों से संबंधित बीमारी होती है। कंजक्टिवाइटिस जो है हमारे पास में आंखों से संबंधित बीमारी है, ठीक है। निमोनिया जो है आपके पास में वो फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज, मधुमेह जो है, जो शुगर की वजह से होता है, ये पेनक्रियास से संबंधित बीमारी है, ठीक है। पायरिया जो है हमारे पास में मसूड़ों में पीप पड़ने, मसूड़ों के अंदर ये प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, ठीक है। काफी कॉमन सी बीमारियों में से एक है जिनके ऊपर प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं, ठीक है। सॉकेट्स ऑफ दी टीथ, दांतों का गर्तिका जो है उससे संबंधित ये बीमारी है। यहाँ पे डिप्थीरिया जो हमारे पास में होती है, ये गले से संबंधित बीमारी आपके पास में हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस जो आपके पास में होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे पास में है वो लंग्स से संबंधित बीमारी यहां पर होती है, ठीक है। आंख का रोग ग्लूकोमा जो है वो आंखों से संबंधित होता है, ग्लूकोमा भी आंखों से संबंधित है। इन सब के ऊपर एक नहीं छोड़ा एक बीमारी नहीं छूटी है जो एग्जाम में नहीं पूछी गई हो। ये सब आपकी कॉमन सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है और आपको बहुत अच्छे से ये चीजें आनी चाहिए। आगे हम लोग देखें तो थायराइड जो हमारे पास में है इंस्टेंटाइन यानी कि आंख से संबंधित बीमारी है। आगे अगला हमारे पास में एक्जिमा जो है वो स्किन या त्वचा से संबंधित बीमारी है आपके पास में। मलेरिया जो है हमारे पास में वो स्प्लेलिन यानी कि तिल्ली से संबंधित बीमारी है।
गोइट्रे जो है हमारे पास में फ्रंट ऑफ द नेक, आपकी गर्दन का जो फ्रंट है उससे संबंधित बीमारी है, ठीक है। ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है उसके एनलार्जमेंट, उसके बड़े होने के कारण आपको गोइट्रे होता है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं। होता कहाँ है? फ्रंट ऑफ द नेक में होता है, प्लेस भी है, प्लस किस ग्लैंड में चेंजेस के कारण हो रहा है वो भी आपको यहां पर मेंशन कर रखा है, क्योंकि इन दोनों ही चीजों के ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यहां पर ग्लूसोटिस जो है हमारे पास में, वो टंग के अंदर होने वाली बीमारी आपके पास में हो जाती है, जीभ के अंदर होने वाली बीमारी है। गैस्ट्रियाटिस जो है हमारे पास में वो स्टमक, पेट से संबंधित होता है, ठीक है, गैस की प्रॉब्लम। हेपेटाइटिस जो है हमारे पास में वो लीवर से संबंधित बीमारी है, ठीक है। ल्यूकेमिया जो आपके पास में होती है वो खून से संबंधित बीमारी होती है, खून में होने वाली बीमारी है एक तरीके से। गाउट जो है हमारे पास में जॉइंट ऑफ दी बोन, ठीक है। इनमें से एक ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया हो। ये बहुत ही कॉमन नॉलेज है जो रीजनिंग में आप लोगों से बार बार पूछी गई है अब तक अलग अलग परीक्षाओं में। ना एसएससी के किसी एग्जाम में इनमें से कोई छूटा है, ना रेलवे के एग्जाम्स में, ना ही डिफरेंट आपके जो हैं बैंकिंग एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी में जहां भी जनरल जीके बेस्ड रीजनिंग पूछी जाती है वहां ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखें तो रिकेट्स जो है हमारे पास में ये हड्डियों से संबंधित बीमारी आपके पास में हो जाती है। ऑटिटिस जो आपके पास में है ईयर या कान से संबंधित बीमारी है। ऑस्टियोमिलिटिस जो है हमारे पास में, अस्थिमज्जा जो है, ये हड्डियों से संबंधित बीमारी आपके पास में होती है, हड्डियों में होने वाली एक प्रकार की बीमारी है, ठीक है। पैरालिसिस जो है, पक्षाघात यानी कि आपका कोई बॉडी का पर्टिकुलर एरिया, किसी का पूरा पैर, किसी के लेफ्ट साइड पूरा पोर्शन, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया बॉडी का जो है वो उसका नर्व सिस्टम काम करना बंद कर दे, फंक्शन करना बंद कर दे, तो उसको पैरालिसिस कहते हैं। ये एक तरीके से नर्व और लिम्ब से संबंधित बीमारी है। नर्व्स जो है बॉडी के हर एक हिस्से में है, आपको कहीं भी सुई चुभती है तो आपके दिमाग तक निर्देश जाता है नर्व्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक तरीके से पैरालिसिस की, इसे हम कहते हैं नर्व्स या लिम्ब से संबंधित बीमारी है, ठीक है। पेरिटोनिटिस जो है हमारे पास में, ये एब्डोमेन, पेट से संबंधित बीमारी आपके पास में होती है। टॉन्सिलिटिस जो है आपके पास में, ये टॉन्सिल्स जो है आपके पास में उससे संबंधित बीमारी यहां पर हो जाती है, ठीक है। टॉन्सिल से संबंधित बीमारी है और इसमें भी टॉन्सिल शब्द आ रहा है तो ये रूट वर्ड है जो आपकी मदद करता है इसको तुरंत पकड़ने में। और अगला है ट्रेकोमा, ट्रेकोमा भी आंखों से संबंधित बीमारी है, ठीक है। डिमेंटिया यानी कि पागलपन एक तरीके का, और ये भी दिमाग से संबंधित बीमारी है। पोलियो लेग्स यानी कि पैरों से संबंधित बीमारी है, ठीक है। अब तो इंडिया जो है पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक है, पर पहले 1970s 80s 90s के अंदर बहुत सारे पोलियो के केसेस थे, और पोलियो की जो ड्रॉप आपने बचपन में पी होगी वो इसीलिए ताकि पोलियो आपको नहीं हो, पैरों से संबंधित ये बीमारी होती है, ठीक है। राइनाइटिस जो हमारे पास में है, ये नाक से संबंधित बीमारी आपके पास में हो जाती है। इसमें राइनी शब्द आ रहा है, जैसे राइनोज होता है, ठीक है, राइनोज जो सूंड वाला गेंडा एक तरीके से है, वो उसमें भी राइनो शब्द आता है। तो राइनो एक तरीके से रूट वर्ड है जो आपको नाक से संबंधित हिंट यहां पर दे देता है, तो रूट वर्ड्स की हेल्प से याद करने में आसानी रहेगी। स्कर्वी जो है हमारे पास में गम्स, मसूड़ों से संबंधित बीमारी होती है। आगे अगला हम लोग देखें तो टेटनस जो है वो स्केलेटन मसल जो है उससे संबंधित बीमारी है। कंकाल की जो मांसपेशियां हैं उनसे संबंधित बीमारी हो जाती है टेटनस, जिसका इंजेक्शन आप लोग लगवाते हो जब भी छिल कर जाते हो आप लोग, ठीक है। लेप्रोसी जो है वो हमारे पास में स्किन और पेरिफेरल नर्व जो है इनसे संबंधित बीमारी यहां पर होती है। अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर यानी कि भूलने की जो बीमारी है एक तरीके से, वो दिमाग से संबंधित बीमारी यहां पर हो जाती है। हर एक बीमारी कॉमन है, किसी न किसी व्यक्ति को ये बीमारी आपको देखने को मिली होगी, सुना होगा आपने। ये बहुत कॉमन नॉलेज है जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे आना चाहिए। यहां देखें ग्रेव्स डिजीज जो है वो थायराइड से संबंधित बीमारी आपके पास में हो जाती है। यहां पर गठिया यानी कि रेमेटिज्म जो है वो जॉइंट से संबंधित बीमारी होती है, इसका भी ट्रांसलेशन एक गठिया ही यहां पे किया गया है, ठीक है। बाकी जो है जॉइंट से संबंधित दो तीन तरह की बीमारी होती है, एक पहले भी आ चुकी है। आ गया नेक्स्ट देखें तो
सोरियासिस एक तरीके से त्वचा से संबंधित एक बीमारी होती है जो आपके स्किन के अंदर होती है जनरली, ठीक है। और गिंगिविटिस जो है हमारे पास में गम से संबंधित बीमारी होती है। मसूड़ों की सूजन जो होती है वो एक प्रकार की एक गिंगिविटिस बीमारी होती है, गम से संबंधित है। विटिल्गो जो है सफेद दाग, ये स्किन से संबंधित बीमारी है। बहुत लोगों को आप लोगों ने देखी होगी सफेद सफेद दाग से उनके बॉडी पे बने हुए हैं, वो बीमारी होती है विटिल्गो, ठीक है। और ये त्वचा से संबंधित है। हीमोफीलिया जो है हमारे पास में ये खून से संबंधित है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे पास में रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वही टर्म यहाँ पे लिया गया है, ब्लड से संबंधित ये बीमारी होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो ब्रेन से संबंधित बीमारी है हमारे पास में। सिनकॉप जो है यानी कि बेहोशी होना, ठीक है। सिनकॉप एक दिमागी बीमारी होती है, इसमें बार बार बेहोश होने की प्रॉब्लम आती है व्यक्ति को, और ये दिमाग से संबंधित बीमारी है। वाइटिस यूवाइटिस एक तरीके से आंखों से संबंधित प्रॉब्लम होती है। आंखों में कई तरह के आपने देख लीजिए प्रॉब्लम आंखों के अंदर होती है। इन सब टर्म के ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको सारी ध्यान होनी चाहिए। सारे जितने भी कॉमन डिजीजेस हैं ह्यूमन लाइफ में जो लोगों को होते हैं वो सब यहां मेंशन है। आगे हैं। अगला हम लोग देखें सिंबॉलिक रिलेशनशिप यानी कि प्रतीक संबंध की अगर बात करें हम लोग, जिसके ऊपर हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है, तो सिंबॉलिक रिलेशन पे हम लोग चलें तो सिंबॉलिक रिलेशंस को भी रीजनिंग के अंदर बार बार पूछा जाता रहा है। और इसमें देखा जाए तो इनमें से ज्यादातर चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। लाल जो है वो खतरे की निशानी होती है, ट्रेन को रोकना भी है तो लाल झंडा दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो लाल एक तरीके से खतरे की निशानी होती है। आपको जनरली कहीं पे भी आप फंस गए, आप खतरे में हैं, तो आप लाल झंडा ऐसे फहरा सकते हो। अगर किसी ने देख लिया तो वो समझ जाएगा कि लाल मतलब खतरे में है। ब्लैक जो है हमारे पास में वो सोरो या दुख का प्रतीक है एक तरीके से। तो जो आपको सिंबल ब्लैक या ब्लैक झंडा किसी ने फहरा दिया तो आप ये समझ लो दुख का प्रतीक है। व्हाइट का मतलब होता है पीस, शांति, ठीक है। युद्ध के दौरान अगर किसी ने सफेद झंडा दिखा दिया तो उसको शांति चाहिए कि भैया हम युद्ध हार गए, हम गिव अप कर रहे हैं, हमें छोड़ो, हमें बख्शो, जो तुम्हारी शर्तें हम मानेंगे, ठीक है। रेड क्रॉस जो है हमारे पास में, ठीक है, ये रेड क्रॉस का मतलब होता है अस्पताल को वहां पर दर्शाया जाता है। जो अस्पताल का सिंबल बना हुआ रहता है वो रेड क्रॉस किसको दर्शाता है? अस्पताल को। स्वास्तिका को जो साइन है वो फॉर्च्यून यानी कि भाग्य को दर्शाने वाला सिंबल हमारे पास में होता है। तो ये कुछ कॉमन हमारे पास सिंबल्स थे जो आपको पता होने चाहिए और जिनके ऊपर कभी ना कभी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। आगे नेक्स्ट हम लोग चलें तो अगला पार्ट हमारे पास में आ जाता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंडियन म्यूजिशियंस हु प्ले देम, ठीक है। अगला पार्ट क्या आ जाता है हमारे पास में? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बहुत सारे उपकरण, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें बहुत सारे तार हैं। जैसे गिटार है, गिटार ऐसे प्ले कर रहा होता है, वीणा के अंदर तार होते हैं, ठीक है। तो उन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग देखने वाले हैं। इन इंस्ट्रूमेंट को किस फेमस म्यूजिशियन या भारतीय कलाकार ने परफॉर्म किया हुआ है, जो इसके लिए फेमस है, जिसको दुनिया जानती है कि भाई ये बजाना है तो फलाने सिंह से आप सीखें, तो वो आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर प्रश्न आप लोगों से रीजनिंग में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। ये एक ऐसी जानकारी है जो सोशल इंटेलिजेंस के लेवल पे एग्जामिनर मान के चलता है कि आपको आती होगी। तो आइए यहां हमारे पास में देखा जाए, संतूर जो है हमारे पास में, संतूर एक तरह का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप में से बहुतों ने बजाया होगा, जिनके घरानों में संतूर बजाते हैं लोग, और कईयों ने टीवी वगैरह पे देखा होगा। नहीं देखा होगा तो गूगल करके भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। संतूर जो है ये पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। भजन सोपारी और पंडित शिव कुमार शर्मा दोनों टर्म आप लोगों को याद होने चाहिए। एग्जाम्स में इनके बीच में एनालॉजी क्लासिफिकेशन के रूप में सवाल पूछ लिया जाता है। सैरोट जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए बहुत सारे लोग जाने जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धादेव देश गुप्ता और बहादुर खान, शरण रानी, जारिन एस शर्मा, ये सारे नाम जो हैं वो सरोड के साथ में कनेक्ट होते हैं। वो फेमस
पर्सनालिटी हैं ये, जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को इंडियन क्राउड तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दिया। सितार की अगर हम लोग बात करें तो सितार जो है हमारे पास में, इससे संबंधित हैं हमारे पास में पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, निखिल बैनर्जी और विलायत खान, मुश्ताक अली खान। ये हमारे पास में कुछ पॉपुलर हस्तियां हैं जो कि सितार वादन के लिए हमेशा से जानी जाती रही हैं और जिनके नाम आपके पास में एग्जाम्स में आए हैं। ये आपकी सोशल इंटेलिजेंस, एकदम बेसिक रीजनिंग जीके का पार्ट है, यानी कि सामान्य आपको जीके पता होगी तो ही आप सामान्य तर्क को कर पाएंगे, तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है और इसीलिए रीजनिंग में ये चीजें पूछी जाती। आगे नेक्स्ट हम लोग देखें तो सुरबहार जो है हमारे पास में अन्नपूर्णा देवी, साजद हुसैन, सुरबहार जो है अन्नपूर्णा देवी, सज्जद हुसैन, ये दोनों लोग इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बीन बजाने के लिए असद अली खान, जिया मोइन उद्दीन खान, ये दोनों नाम बीन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वीणा, वीणा वीणा, ठीक है, वीणा जो है इसके लिए जिया महुद्दीन डागर या अय्यागरी सया मसुदरम या फिर दोरिया स्वामी यंगर। ठीक है, ये सारे नाम हैं हमारे पास में। चिट्टी बाबू, इमानी शंकर शास्त्री, धनम्मल, के आर कुमार स्वामी, सुंदरम बालाचंदर, ये कुछ नाम हैं जो कि वीणा के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, जिनको नवाजा भी गया है कुछ पुरस्कारों के द्वारा, और ऐसे नाम जिनके बारे में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होगा। आगे अगला हम लोग देखें तो रुद्र वीणा जो हमारे पास में है, इससे संबंधित पर्सनालिटी जो आपको याद होनी चाहिए, असद अली खान। ठीक है, तो असद अली खान जो हमारे पास में है ये रुद्र वीणा से संबंधित है। ठीक है, मोहन वीणा जो हमारे पास में होती है, इसके लिए पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं। मोहन वीणा के आविष्कारक उनको कहा जाता है। ठीक है, वीणा से थोड़ी सी डिफरेंट ये होती है मोहन वीणा, और इसका आविष्कार भी इन्होंने खुद ने किया था, इसको इंस्ट्रूमेंट को इन्होंने बनाया था और नाम था इनका पंडित विश्व मोहन भट्ट। आगे देखें सारंगी, तो सारंगी जो हमारे पास में है इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको साकुर खान जो इसके वादक रहे हैं, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, ये सारे नाम वो हैं जो सारंगी के साथ जुड़े रहे हैं, सारंगी वादन के साथ में ये लोग जुड़े रहे हैं। आगे अगला हम लोग देखें वायलिन की बात करें। वायलिन जो हमारे पास में इससे संबंधित हैं एम एस गोपाल कृष्णन, श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, वीजी जोग, लालगुड़ी जयरामन, ये सारे नाम वो हैं जो कि वायलिन के साथ में संबंधित रहे हैं। वायलिन एक गिटार जितना बड़ा तो नहीं होता, छोटा सा जिसको हाथ में कैरी किया जा सकता है। अगर आपने मोहब्बतें मूवी देखी होगी, ठीक है, वन ऑफ द लेजेंडरी मूवीज है, ओल्ड, तो उसमें शाहरुख खान जो है वो वायलिन उनके हाथ में रहता है हमेशा, और जो बजाते हैं ना गाना, ठीक है, मैं नहीं गा पाता हूं उसके जैसा, बट वायलिन उनके हाथ में था। और वायलिन जिसको नहीं पता गूगल कर सकता है, और आपको एक बार सारे इंस्ट्रूमेंट को सुनना जरूर चाहिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी होगी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कैसा बजता है ये भी पता होगा, और उसके फेमस पर्सनालिटी के नाम याद रखने में भी आसानी होगी। गिटार की अगर हम लोग बात करें तो गिटार जो है ब्रजभूषण काबरा जो है ये गिटार वादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मैंडोलिन की बात करें तो ये भी हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और जो पर्सन इसको वादन के लिए प्रमुख रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, वो हैं यू श्रीनिवास। ठीक है, अगला है हमारे पास में
विंड इंस्ट्रूमेंट एंड इंडियन म्यूजिशियंस। तो अब तक हमने जो देखे ये 12 के 12 इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे कौन से थे? जिनमें तार होता है, जिनमें स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग की हेल्प से इनको बजाया जाता है, वो 12 इंस्ट्रूमेंट देखे। और इनको बजाने वाले वादक जिनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप लोगों के यहां पर आए। अब हम लोग नेक्स्ट यहां पे चलें तो ये हमारे पास में विंड इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं यहां पे, या इंडियन म्यूजिशियंस हु प्ले देम। तो वायु वाद्य यंत्र और उन्हें बजाने वाले भारतीय संगीतकारों की अगर बात करें तो यहां देखो, शहनाई जो है वो बिस्मिल्ला खां, ठीक है। शहनाई के लिए कौन पॉपुलर? बिस्मिल्ला खां, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये 3 पर्सनालिटियों के नाम है जो आपको पता होने चाहिए, और ये शहनाई से संबंधित आपके पास में होते हैं, ठीक है। आगे देखें, फ्लूट की अगर हम लोग बात करें तो फ्लूट जो हमारे पास में है, बांसुरी जो हमारे पास में यहां पर होती है, वो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, टी.आर. महालिंगम, एन रमानी, ये पर्सन्स हैं जो बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अगला देखें तो नाद स्वरण हमारे पास में जो है वो शेख चिन्ना मौला, नीरू स्वामी पिल्लई, राजा रत्नम पिल्लई, ये हमारे पास में इसके वादन हैं जो कि नाद स्वरण के लिए जाने जाते हैं। आ गया। अगला हम लोग देखें तबला। तो तबला वादन के लिए बहुत ही पॉपुलर नेम जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादन के लिए जाने जाते हैं, और तबला एक ऐसी चीज रही है जो सभी ने सुना होगा, सभी ने तबला वादन जो है कहीं ना कहीं सुन रखा होगा। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साकिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संदीप दास, ये जाने गए हैं तबला वादन के लिए। अगला है पाखावाज, ठीक है। पाखावाज जो है इसके लिए जाने गए तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, बाबूराम शंकर, पागल दास, ठीक है। अगला देखें तो मृदगम जो हमारे पास में है, इसके लिए जो जाने जाते हैं पर्सन्स, इसके वादक, वो हमारे पास में हो जाते हैं केवी प्रसाद, एसवी राजाराम, उमाल यूपुरम शिवरामन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि, ठीक है। ये सारे वो नाम हैं जो कि मृदगम को प्ले करने के लिए, मृदगम को बजाने के लिए जाने जाने वाले नामों में से एक है। आ गया। अगला हम लोग देखें तो घटम जो है हमारे पास में, इससे संबंधित पर्सनालिटी यहां पर हो जाती है टी.एच. विनायकरम, ई.एम. सुब्रमण्यम, ठीक है। ये हमारे पास में घटम से संबंधित पर्सनालिटीज हैं। और एक होता है कंजुरा, ठीक है। इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं पुदुकुट्टई और दक्षिण मूर्ति पिल्लई, ठीक है। ये पर्सन्स हैं जो कि कंजरा वादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं अगला एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके ऊपर प्रश्न आप लोगों के जो हैं वो सादृश्यता के अंदर भी पूछे गए हैं, आपके वर्गीकरण के अंदर भी पूछे गए हैं, और आप लोगों के जो हैं वो लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल सीक्वेंसिंग के अंतर्गत भी आप लोगों से पूछे गए हैं। तो इनमें हम लोग बात करें यहां पर, तो हमारी जो नेवी है या हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या हमारी आर्मी है, या हमारी जो वायु सेना है, या थल सेना है, या जल सेना है, इनके प्रमुख की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो ये अपडेट होते रहते हैं। मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, इनमें से कुछ चेंज हो चुके हैं, ठीक है। आपको अपडेटेड रहना है इनके नाम के साथ में कि इनका जो मेन जनरल है वो कौन है, और तीनों आर्मीज का चीफ आपके पास में कौन हो जाता है। इक्विवेलेंट रैंक ऑफ इंडियन मिलिट्री, यानी कि हम बात करेंगे उस चीज की जो परिवर्तित नहीं होती। जैसे जो रैंक का नाम होता है, किसी भी फौजी की रैंक का नाम होता है, ठीक है, तो वो थल सेना के लिए अलग अलग नाम होते हैं, जल सेना के लिए उनके इक्विवेलेंट नाम अलग होते हैं, और वायु सेना वालों के उनके इक्विवेलेंट नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उन इक्विवेलेंट नाम की अगर मैं बात करूं तो यहां हमने मेंशन किया है भारतीय नौसेना, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, ठीक है। तो इन तीनों की बात करें अगर हम लोग, तो कमीशन्ड रैंक जो हमारे पास में है, तो यहां पे है एडमिरल ऑफ फ्लीट। एडमिरल जो है वो आता है किसमें? नेवी में। और एडमिरल के बराबर दर्जे की पोस्ट इंडियन आर्मी में होती है फील्ड मार्शल, सबसे ऊंची, सबसे बड़ी पोस्ट, ठीक है।
अब तो खैर इन तीनों के ऊपर एक अकेला पर्सन जो है उसको भी नियुक्त किया गया है तीनों आर्मीज के ऊपर, ठीक है, वो सबसे बड़ी हो जाती है। बट इंडिविजुअल अलग अलग तीनों तीनों में हम देखें तो सबसे बड़ी इंडिविजुअल पोस्ट इनमें हो जाती है फील्ड मार्शल। इसके इक्विवेलेंट हमारे पास यहां पर हो जाती है एडमिरल, और यहां हो जाती है मार्शल। क्या हो जाती है? मार्शल। तो ये आपको याद होने चाहिए एडमिरल, इसके ऊपर कई बार प्रश्न आ चुके हैं। ये समान दर्जे की रैंकें हैं, बस ये किसमें है? वायुसेना में, ये है थल सेना में, ये है नौसेना में। अगला देखें, एडमिरल, जनरल और एयर चीफ मार्शल, ये एक ही दर्जे की यहां पर पोस्टें हो जाती हैं। वाइस एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल और एयर मार्शल, ठीक है, ये इनके नीचे की पोस्ट यहां पे हो गई। इन पोस्ट के क्रम के ऊपर सवाल आता है, इन पोस्ट की तुलना के ऊपर सवाल आता है, इनमें एनालॉजी पूछी जाती है, इनमें सादृश्यता पूछी जाती है। कुल मिला के जितना यहां पे लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए वो याद होना चाहिए, इसमें शंका ही दिमाग के अंदर खड़ी नहीं हो आपके सामने, ठीक है। आगे देखें, नौसेनापति, तो यहां होता है हमारे पास में रियर एडमिरल, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इंडियन आर्मी में टर्म होती है मेजर जनरल, और यहां वायुसेना में होती है एयर वाइस मार्शल, ठीक है। तो आप देख पाओगे मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स, मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल और एयर वाइस मार्शल। यहां था जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल। यहां था एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल। तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, तुलनात्मक तरीके से बहुत जबरदस्त ये टेबल आपके लिए तैयार की गई है। आगे आगे देखा जाए तो कॉमोडर हमारे पास में रैंक होती है नौसेना में, ठीक है। यहां हमारे पास में थल सेना, और ये टर्म है वायुसेना की, ठीक है। तो देखिए कॉमोडोर, और यहां होता है ब्रिगेडियर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग होता है वायुसेना में एयर कॉमोडोर, ठीक है। यहां होता है कप्तान रैंक, कप्तान, और कप्तान शब्द जो आता है वो आता है, आपने सुना होगा जल सेना में कप्तान शब्द है। कप्तान नहीं कहा जाता थल सेना में, यहां कहते हैं कर्नल, ठीक है। और अगर हम बात करें वायुसेना की तो यहां होता है ग्रुप कैप्टन। क्या कहते हैं उसके लिए? ग्रुप कैप्टन। कमांडर यहां होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, और यह होता है विंग कमांडर। विंग कमांडर अभिनंदन, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। थोड़ा सा मैटर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और वो घुस गया था उनके जेट को मारने के लिए पाकिस्तान के अंदर, जिसको वापस इंडिया ने बुला लिया था, ठीक है। तो विंग कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल और कमांडर, ये कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट है हमारे पास में तीनों सेनाओं की, बराबर दर्जे की रैंकें हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर होता है नौसेना में, मेजर होता है थल सेना में, और स्क्वाड्रन लीडर जो है वो हमारे पास वायुसेना में। इन सब के ऊपर प्रश्न पूछे जा चुके, ठीक है। पूछ लेता है मेजर का संबंध जिस तरीके से थल सेना के साथ में है, उसी प्रकार से स्क्वाड्रन लीडर का संबंध किसके साथ में होगा? वायुसेना के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से एनालॉजिकल या वर्गीकरण के लेवल पे आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। रैंकों की आपस में तुलना के ऊपर, इनके क्रम के ऊपर सवाल आप लोगों से लॉजिकल, और हमारे पास में जो लॉजिकल ऑर्डर के प्रश्न आते हैं वहां पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे आए, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के करस्पॉन्डिंग थल सेना में रैंक होती है कैप्टन, और वायुसेना में रैंक होती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ठीक है। सब लेफ्टिनेंट होता है उप लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट हमारे पास नौसेना में, लेफ्टिनेंट होता है थल सेना में, और फ्लाइंग ऑफिसर होता है हमारे पास में किसके अंदर? वायुसेना के अंदर। आ गया, आगे देखें, जूनियर कमीशन रैंक्स की अगर बात करें, जूनियर कमीशन रैंक्स की के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो कमीशन रैंक्स की अगर बात करें तो यहां पे मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, और यहां हो जाता है सूबेदार मेजर, किसमें? ये है थल सेना के अंदर, ये नौसेना के अंदर।
और यहां वायुसेना के अंदर, इन तीनों की तुलना है यहां। ठीक है। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास, ये कहते हैं नौसेना में, और यहां कह देते हैं सूबेदार। वायुसेना में होता है वारंट ऑफिसर, यहां था मास्टर वारंट ऑफिसर, ये हो गया वारंट ऑफिसर। ठीक है। यहां हो गया सूबेदार मेजर, और ये हो गया सूबेदार। अगला है चीफ पेटी ऑफिसर, मुख्य नाविक अधिकारी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में जो है वो थल सेना में नायब सूबेदार होता है। कौन होता है? नायब सूबेदार। नायब सूबेदार से बड़ी पोस्ट सूबेदार, सूबेदार से बड़ी पोस्ट सूबेदार मेजर। आगे देखो, यहां पे हमारे पास में वायुसेना में हो जाता है जूनियर वारंट ऑफिसर, कनिष्ठ वारंट अधिकारी आपके पास में यहां पर हो जाता है। आ गया। हर एग्जाम में ये रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है। एसएससी का एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सारे का सारा जीके बेस्ड रीजनिंग नहीं पूछी जाए। ठीक है। आपका रेलवे का एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यहां पढ़ाई गई कोई भी चीज नहीं पूछी जाए। आपके बैंकिंग हो या आपकी स्टेट लेवल परीक्षाएं हो, उनमें एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये चीजें आप लोगों से नहीं पूछी जाए। आ गया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। अब ये पीरियोडिक टेबल थी तो आपके 10th क्लास से पहले, और केवल इतना ही आपको केमिस्ट्री के बारे में पता था। जिन लोगों ने साइंस मैथ या साइंस बायोलॉजी पढ़ा है 11th 12th में, वो तो इसको और डिटेल में जानते हैं। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आपको मैं बता दूं, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखो, यहां पे इनको याद रखने के भी तरीके हैं, जैसे हे ली ना की रब से फरियाद, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। और सबको याद करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे कंपोनेंट हमारे पास में है, और इनका नंबर भी साथ के साथ इस टेबल के अंदर मेंशन कर रखा है। सबसे छोटा एटम हमारे पास में हाइड्रोजन है। ठीक है। पानी के अंदर भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे से छोटे। बूंद के अंदर भी, बूंद की भी बूंद, और सबसे छोटा जो एटम उसका होगा H2O का, उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका एलिमेंटल सिंबल इस प्रकार से H रहता है, एलिमेंटल सिंबल, और हाइड्रोजन एलिमेंट नेम है, और 1008 एटॉमिक वेट है। तो ये सारी चीजें एक साथ मेंशन कर रखी हैं, इनका एटॉमिक वेट भी। ठीक है। ज्यादा नहीं तो आपको मैं बता दूं कि इतने तो आपको याद होने ही होने चाहिए, क्योंकि इतने आपके इंट्रोड्यूस होते हैं 5वीं 6ठी क्लास में, और आपसे उम्मीद रखी जाती है कि ये सब आपकी सामान्य जीके का हिस्सा है। ठीक है। और आपसे पूछ लिए जाते हैं। जीके में तो पूछ लेगा, रीजनिंग में भी पूछता है। ठीक है। कई बार इनके ऊपर प्रश्न आ चुके हैं, और ये आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, ये हो गया बेरिलियम हमारे पास, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हमारे पास में नियोन यहां पर हो गया। ठीक है। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। ये सब एक ही ग्रुप के हैं। कई बार सवाल आ जाता है कि किसी एक को अलग छांटें, तो ये पूरा एक ही ग्रुप है, अगला भी पूरा हमारे पास में एक ही ग्रुप है। ठीक है। ग्रुप से सेपरेशन के ऊपर वर्गीकरण में सवाल आ जाता है, आपके एनालॉजी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे एक ही ग्रुप के हैं, ये सारे के सारे हमारे पास एक ही ग्रुप के हैं, आपको याद रहने चाहिए, इनके क्रम के साथ में इनको दे रखा है। ठीक है। जो रेड कलर में है, ये है नोबल गैसेस, इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। याद होना चाहिए बिल्कुल, जितना यहां मेंशन है हर एक चीज, अगर एक बिंदु भी यहां पे है ना, तो वो जरूरी है, इसलिए मैंने रखा है, इस चीज को दिमाग में रखना। ये जो हमारे पास में है, ये जो इस कलर के अंदर है, तो इन सब की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये रिएक्टिव एसिड, रिएक्टिव नॉन मेटल, क्या है? रिएक्टिव नॉन मेटल। आगे देखा जाए
तो ये हमारे पास में हेलोजन्स हैं, ये सारे के सारे जो इस कलर में हैं इनको हेलोजन कैटेगरी में ये आ जाते हैं। हमारे पास सारे के सारे हेलोजन्स हैं, अलग अलग कलर में इनको दर्शा रखा है। कलर का भी मतलब है और बाकी सारी डिटेल इस पे मेंशन है, ठीक है। ये जो आपके पास में यहां दिखाई दे रहे हैं बोरॉन, सिलिकॉन, गैलीनियम और यहाँ पे एंटीमनी, टाइटेनियम, इन सब की अगर बात की जाए जो इस पीले कलर में है, ये हमारे पास में मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स हमारे पास में हो जाते हैं, मेटेलॉइड्स टाइप में आ जाते हैं। अब इनके ऊपर क्लासिफिकेशन, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखें तो हमारे पास में ये जो सारे के सारे आपको इस जगह दिखाई दे रहे हैं, कलर से आपको आइडिया हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, फेरस यानी कि आयरन लोहा हो गया आपका, ठीक है। मैग्नीशियम आपके पास में हो गया, ठीक है। सिल्वर हो गया, एजी जो है वो सिल्वर के लिए है, चांदी के लिए। कैडमियम हो गया, गोल्ड हो गया एयू, और मरकरी आपके पास में हो गया, ठीक है। मरकरी की एक और चीज है, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है, बाकी सब सॉलिड है, बाकी सब सॉलिड है। इसके बारे में एक चीज और पता हो आपको कि ये लिक्विड द्रव स्टेज में पाया जाता है, बाकी ये अकेला मेटल है, मेटल जो द्रव स्टेज में पाया जाएगा, बाकी सब सॉलिड। जैसे लोहा है, भारी है, वजन वाली चीज है, कोई पतली चीज नहीं है पानी के जैसे, ठीक है। चांदी है, सोना है, ये सब मेटल्स हैं। और ये दुनिया की जितनी भी मेटल्स हैं एक तरीके से ट्रांजिशनल मेटल्स, जो ये ट्रांजिशनल मेटल्स हमारे पास में यहां पर हो जाती है। अगला देखें तो ये जो है हमारे पास में एल ए, इसका पहला टर्म है, इनको लेंथेनॉइड्स कहते हैं, ठीक है, लेंथेनॉइड्स। और अगर देखा जाए तो ये पहला टर्म है एसी, इनको एक्टेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं, एक्टेनॉइड्स आपके पास में हो जाते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ये हमारे पास में अर्थ मेटल्स की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, अर्थ मेटल्स, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हमारे पास में पृथ्वी मेटल्स, पृथ्वी में पाए जाने वाले मेटल, अर्थ मेटल्स इनको कहते हैं। इंग्लिश में सुनने में फिर भी ठीक लगता है। तो अर्थ मेटल्स की बात की जाए तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोसियम, ये बेरियम हो गया, अगला रेडियम हो गया, ये सारे के सारे आपके पास में एल्केलाइन कैसे हो जाते हैं, एल्केलाइन है। ये दोनों के दोनों जो इधर दिख रहे हैं ना, दोनों ग्रुप, ये एल्केलाइन ग्रुप है। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो गए इधर वाले, दोनों के दोनों एल्केलाइन हैं हमारे पास में, ठीक है। ये एल्कलाइन इनको बोल देते हैं, इनको एल्कली बोल देते हैं, एल्कली मेटल्स, ये भी मेटल ही है, ठीक है। ये ट्रांजिशनल मेटल थे, मेटल थे, ये दोनों भी मेटल हैं। इनको अर्थ मेटल्स यहां पे कह दिया जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, और इनको कह देते हैं एल्कली मेटल्स, ठीक है, जो इधर हमारे पास में आ रहे हैं। हाइड्रोजन को भले ही आप छोड़ दो, हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसी प्रजाति रह गई जो सभी से हटके नेचर जो है सब तरफ दिखाता है। तो इसका कलर और इसका डिफरेंशिएशन मैंने पहले अलग से आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा देखा जाए तो और जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में वो इतना कि इसे हम कहते हैं एस ग्रुप। इसे कौन से ग्रुप में कहते हैं, एस ग्रुप, एस ब्लॉक। ग्रुप से भी ज्यादा बेहतर शब्द इसके लिए रहेगा एस ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों के दोनों लाइन,
ये हमारे पास में देखा जाए तो पी ब्लॉक है आपके पास में, ठीक है। ये अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो इसे कहते हैं डी ब्लॉक, ठीक। और ये जो है हमारे पास में नीचे की दोनों लाइनें एक्टेनाइड्स और लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, इन दोनों को एफ ब्लॉक में रखा जाता है। तो अब देखो वर्गीकरण है, ये ब्लॉक के आधार पे वर्गीकरण चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वर्गीकरण पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, इनका प्रकार जो है भाई किस तरीके से पाए जाते हैं, किस स्टेज में पाए जाते हैं उसकी बात करें, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स के रूप में पाया जाता है हमारी पृथ्वी पे, ठीक है। ये सारे के सारे इनकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है नोबल गैसेस के रूप में, ये सारे गैस है, क्या है, गैसेस है, ऐसे नहीं मिलेंगे पानी या सॉलिड के रूप में, ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं, ठीक है। इनकी बात करी हमने ग्रीन कलर के अंदर, तो ये रिएक्टिव नॉन मेटल है, मेटल नहीं है ये, ट्रांजिशन मेटल थे ये वाले, ये एल्केलाइन मेटल हमारे पास अर्थ मेटल थे, ये वाले हमारे पास में एल्कली मेटल थे। मेटल यहां है, मेटल ट्रांजिशन मेटल यहां तक है, इधर आपको मेटल्स नहीं दिख रहे हैं, ये रिएक्टिव नॉन मेटल है। और ये मेटेलाइट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये हो जाते हैं मेटेलाइट्स आपके पास में, ठीक है। और इनकी हमने बात करी थी, ये जो हैं ये वाले जो हमको इस जगह दिखाई दे रहे हैं, इस कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल थे, ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हैं जो इनके जस्ट पास में है, इनको कहा जाता है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, इनको कह दिया जाता है। तो ये इनका पूरा वर्गीकरण मैंने आपको समझाया, इतना ही कॉमन वर्गीकरण है जिसके ऊपर प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल हो गया हमारे पास में, ठीक है। इनकी बात की जाए मेटेलाइट्स हैं, फिर इसके इधर और जाते हैं नॉन मेटल आ जाते हैं, जो मेटल नहीं है अपने आप में, जैसे कि ये नॉन मेटल है लेकिन रिएक्टिव नॉन मेटल है, जैसे कार्बन आपको सभी चीजों में मिल जाता है, नाइट्रोजन तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगी, सल्फर मिल जाएगी आपके पास में, सेलियम में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो ये सारे के सारे हेलोजेंस हैं आपके पास में, फ्लोरीन हो गई, क्लोरीन हो गई, ठीक है, या हमारे पास में ब्रोमीन हो गई, आयोडीन हो गई, ये सबके सबकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, इधर जो हैं ये नोबल गैसेस हैं सारे के सारे जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, यहाँ पे नीचे मेंशन है। इन सब के ऊपर प्रश्न आ चुका है कि भैया बेरिलियम क्या है, एल्कली अर्थ मेटल है, या बेरियम का रिलेशन एल्कली अर्थ मेटल के साथ में, तो बताओ लिथियम का रिलेशन किससे होगा, तो हमें लगाना पड़ेगा एल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है। तो इस लेवल्स पे सारे वर्गीकरण मैंने आपको समझा दिए, ये बेसिक वर्गीकरण था, ठीक है, ये बेसिक वर्गीकरण था, इतना ऊपर ऊपर से आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे पता होना चाहिए, ठीक है। हमने अब तक जो कवर किया है, कवर किया है, ठीक है, उसमें उन सेक्शंस के ऊपर पूछे जाने वाले आज तक के सारे प्रश्न, आप ये मान लो कि इस पूरी फाइल को 8 क्लासेस के अंदर जितना डिस्कस हुआ है, ये डायरेक्टली प्रश्न थे जो एग्जाम्स में आ रहे, और आप संख्या जानना चाहें तो पिछले अगर 3-4 साल की बात कर लें तो आपके यहां से ही केवल 5-7 हजार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, हर लाइन अपने आप में एक सवाल है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई, ठीक है। कि सर इतना याद कैसे करें, तो उसमें मैं बता देता हूं, जीके सबको पढ़नी होती है, और ये वाली जीके वो है जो जीके में और कुछ आता हो या नहीं आता हो इतना जरूर आना चाहिए, ये आपकी स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो जाता है, ये एक ऐसी स्टैटिक कॉमन जीके है, स्टैटिक कॉमन जीके है जो आप लोगों की पूछी ही पूछी जाएगी,
इस तरह की जीके का पता होना आपका क्या चेक करता है, एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है आपके अंदर? एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है आपकी सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, हिंदी शब्द इसका पर्टिकुलर क्या होगा वो तो नहीं, बट आप ऐसे समझ सकते हो आपकी सामाजिक समझ का हिस्सा है ये। आप इस समाज में रहते हो तो इसमें, आप इस पृथ्वी पे रहते हो तो आपके आसपास कितनी तरह की चीजें पाई जाती हैं, लोग कितने प्रकार के कार्य करते हैं, कौन कौन सी टूल्स से काम करते हैं, कितने तरह के जानवर आपके सराउंडिंग में। अब जैसे आप पूरा इसको, मैं आशा करता हूं डेली क्लासेस को आप कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं और इनको देखते हुए चल रहे हैं। इनके पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा, पीडीएफ तीनों फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, भले ही वो आपके पास में विदाउट सॉल्यूशन हो, विद सॉल्यूशन जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है उसके साथ में है, या प्रिंटेबल फॉर्मेट है, सभी फॉर्मेट में पीडीएफ आपके अवेलेबल हो जाएगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करें। जब इतनी बड़ी फाइल आपके लिए तैयार करेगी, बहुत जबरदस्त फाइल है, इससे बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है। ठीक है, किसमें? इससे बेनिफिट डायरेक्टली आप लोगों को रीजनिंग में हो रहा है, इससे आपकी जीके स्ट्रांग हो रही है, जीके का वो हिस्सा आप तैयार कर रहे हो जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो डबल बेनिफिट है कि इसको अगर आप याद कर लोगे जितना मैंने प्रोवाइड किया है तो रीजनिंग में आपकी दिक्कत नहीं रहेगी, साथ के साथ में जीके में भी कुछ मार्क्स आपके और मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको कवर करवा चुका हूं। ठीक है, और अति महत्वपूर्ण है रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से और जीके के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आपको इंग्लिश वॉकैब भी रीजनिंग में पूछी जाती है, जिसमें हमारे पास में समानार्थी और विपरीतार्थी, ठीक है, दोनों पूछ लिए जाते हैं। अब वॉकैब पे हम उतरे तो आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो सभी लोग, वॉकैब तो कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, कैसी भी वॉकैब पूछी जा सकती है। ऐसे शब्द आप ऐसे सोच सकते हो, ऐसे शब्द जो कि सामान्य तौर पे कार्यों में आपके आसपास डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में प्रयोग में आते हैं, वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, दोनों के ऊपर प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है इंग्लिश वॉकैब का, ये रीजनिंग के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो वॉकैब पार्ट पे भी आपको कमांड बनानी है ताकि एंटोनिम और सिनोनिम के ऊपर प्रश्न अगर रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, उसको नहीं छोड़े। ठीक है, इसको मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि अगर सिनोनिम एंटोनिम में लेने बैठ गया तो फिर पूरी वॉकैब की बुकें आती हैं। ठीक है, तो वॉकैब आपको खुद से करना है, खुद से अच्छे से याद करना है, रूट वर्ड्स की हेल्प से पढ़ के समझ के आप याद रख सकते हैं, या फिर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो डायरेक्टली आप वॉकैब को पढ़ें और याद करें। ठीक है, तो ये समअप करता है यहां पे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपके जितनी भी जीके है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंस, करेंट, फेमस पर्सनालिटीज, ठीक है, गेम्स और स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ठीक है, सब कुछ ही आ गया इसमें जीके का। लेकिन जीके आपको पढ़नी है, रीजनिंग में कितना पूछा जाएगा वो बताता हूं। तो रीजनिंग में ठीक है, ऊपर ऊपर की हिस्ट्री, मतलब बेसिक जो पर्संस रहे हैं, जैसे आपको पता हो भाई अंग्रेजों ने कब से कब शासन किया, मुगलों ने कब से कब शासन किया, ठीक है, वो ईयर्स क्या थे, कितने समय के लिए किया, ऐसी बेसिक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि इतना रीजनिंग में मेंशन हो जाता है। ठीक है, कॉमन जो आपके पास में पॉलिटी के हमारे पास में जो अधिकार हैं, आपके मौलिक अधिकार से लेकर के आपके स्वतंत्रता का अधिकार, आपका बोलने का अधिकार, ये चीजें ऐसी हैं जो एकदम कॉमन में आ गई। डिटेल में मत जाओ भले, ठीक है, विदाउट डिटेल ऊपर ऊपर के कॉमन, ठीक है,
इनकी जो कॉमन नॉलेज है वो रीजनिंग में पूछी जाती है। ठीक है, जो चीजें फिक्स थी, जिनके ऊपर सवाल बार बार पूछे जा रहे थे, ठीक है, वो 41 सेक्शन में आपको करवा चुका हूं, जिनसे आपके ज्यादातर प्रश्न मिलेंगे। बट उसके अलावा भी पूरे जीके के अलग अलग सेक्शन से कॉमन जीके, सामान्य जनरल नॉलेज, इन सब सब्जेक्ट की, और इवन इसके साथ में इंग्लिश हो गया या दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो गया जिसकी कॉमन नॉलेज आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज हो। ठीक है, जैसे हिस्ट्री है तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में आपके पास में क्या हो जाता है, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज हो जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट जो हमेशा से बचपन में पढ़े हैं या आपको ध्यान होने चाहिए, भाई बड़े बड़े इवेंट कब हुए, ठीक है, उन बड़े इवेंट के उत्तरदायी जो पर्सन हैं उनके नाम पता हो, कौन सी जगह पे हुए ये आपको पता हो, है ना। पॉलिटी में बात की जाए तो वो धाराएं जो आपके मौलिक अधिकार हैं, आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, आपकी प्राइवेसी का अधिकार है, या जिन अधिकारों के ऊपर सामान्य तौर पे लोगों का कार्य पड़ता रहता है या कोर्ट में लोग जाते हैं, उस तरह की इंफॉर्मेशन पॉलिटी के अंदर हो। बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपको पता हो कि आरबीआई गवर्न करता है सारे बैंकों को, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे चल रहा है उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बैंक कैसे फंक्शन करते हैं, उनका काम कैसे चलता है, बैंक कैसे पैसा कमाता है, लॉन्स के थ्रू कैसे पैसा कमाता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सवाल आप लोगों से पूछ लिए जा सकते हैं। बैंक का कार्य क्या है, ठीक है, बैंक को कौन गवर्न कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। इसके अलावा बेसिक बेसिक ऊपरी बैंकिंग की नॉलेज के ऊपर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फाइनेंस के ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं, करंट अफेयर्स जो आपके पास में है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, करंट अफेयर्स में हो सकता है किसी गेम स्पोर्ट को मेंशन कर रखा हो, किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में हो, किसी अवार्ड्स के बारे में हो, किसी पॉलिटी ज्योग्राफी या हिस्ट्री के किसी इवेंट के बारे में बात हो रही हो, किसी धारा के बारे में बात हो रही हो, किसी बैंकिंग पॉलिसी के बारे में बात हो रही हो, करंट में वो इश्यू चल रहा हो, तो हो सकता है उससे संबंधित प्रश्न आपका रीजनिंग में भी रिलेट करके पूछ लिया जाए। ठीक है, और पूछे गए हैं, कम पूछे गए हैं बट पूछे गए हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये पूरी जीके है, जीके आपको पढ़नी होती है, बट अदर देन दैट मैं कहूंगा ऊपरी लेवल पे तो जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि कम से कम रीजनिंग में पूछ ली जाए तो वो तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहां जनरल नॉलेज में रीजनिंग में कितना कुछ पूछा जाता है वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, जितना आपको डायरेक्टली याद करना है एक बेसिक स्टैटिक जीके, वो मैंने आपको यहां पर 8 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करवाई है। ठीक है, ये एक दिन में याद नहीं होगी, ठीक है, मुझे इसे बनाने में एक दिन नहीं लगा, महीनों जो है 2-3 लोगों ने बैठ के पूरी जानकारी को इकट्ठा करके तब ये फाइल आपके लिए तैयार करी है, क्योंकि ये जरूरी है। मैं नहीं चाहता कोई भी सेक्शन आप लोगों का छूटे। आप मेरे पास में आए हो तो इवन जी के बेस्ड रीजनिंग में भी मैंने आपका इस लेवल पे कंटेंट रेडी कर दिया है कि आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सम अप करके एक साथ टेबल्स के रूप में अरेंज कर दिया। ठीक है, याद करना आपके ऊपर है, आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करने से एडवांटेज मैंने बता दिया, इतना आप याद करोगे तो इससे जीके पार्ट भी इंप्रूव हो रहा है यार, वो चीजें हो रही है जिससे 2 सब्जेक्ट में फायदा हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। और इतना आपसे एक्सपेक्टेड भी होता है कि आप यहां रह रहे हो ना, तो इतना सब कुछ आपको पता हो। ठीक है, आपको पता हो कि धोबी कपड़े धोता है, लोहार लोहे को आकार देके और लोहे की चीजें बनाने का कार्य करता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, कौन सी टूल से वो लोग काम करते हैं। जानवर हिरण है, हिरण के बच्चे को फौन कहते हैं, हिरण जो है सरपट भाग सकता है। शेर क्या है, शेर के बच्चे को कब कहा जाता है, शेर की वाइफ को लाइनेस कहा जाता है, वाइफ मतलब जो उसका फीमेल पार्टनर है। ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको हो, इस लेवल की, मतलब इस ऊपरी लेवल की इंफॉर्मेशन रीजनिंग में आप लोगों से एक्सपेक्ट की जाती है कि आप लोगों को पता हो। ठीक है, तो आई होप आप बहुत अच्छे से यहां पर चीजों को समझ पाए होंगे। सर ट्रांजिशनल मैटर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ोगे, साइंस में खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रीजनिंग में जिस लेवल पे पूछा जाता है वो आपको बता दिया। ओके, सो क्योंकि ब्रीफ में जाएंगे तो पूरी केमिस्ट्री है इसके ऊपर यार, एक अकेला सब्जेक्ट हो गया केमिस्ट्री, पूरी इसी के ऊपर है, इन्हीं के रिएक्शंस, इन्हीं के प्रॉपर्टीज के ऊपर वो सब पूछी जाती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन आप लोगों का होगा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, अगला आपका नेक्स्ट है यहां पे। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।